हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले लेक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं करवाने वाला हूं आपको वो टॉपिक्स जो अभी तक मैंने नहीं करवाए हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक्स जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बट अच्छे मार्क्स के टॉपिक्स हैं। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये टॉपिक्स दे रखे हैं। तो टॉपिक्स है कौन कौन से, पहले मैं उनके एक बार नाम लिख देता हूँ। आता हमारा सबसे पहले बिजनेस इनकम। तो इसके ऊपर सेपरेट थ्योरी क्वेश्चन बनता ही बनता है बिजनेस इनकम के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि सिलेबस के अंदर ये बिजनेस इनकम साफ लिखा हुआ है और इतना सा टॉपिक है। ओके, सेकंड नंबर हमारा हम करेंगे ये STEM, जो कि है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर। वैसे इंडियस लग गए, इंडिया के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इंडियस के ऊपर मैंने बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग में जो करवाया था, वहां पर जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। बट अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है। तो AS10 जो है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और थर्ड नंबर आता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यहां पर समझना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री के अंदर वही हम इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना, ये आपके सिलेबस में डाल जरूर दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वैसे हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जो है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट आगे आएगा। अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड में है, आगे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट आएगा, उसमें हम इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हैं। उसमें हम फीफो लीफो मेथड जो सीखते हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, यानी कि स्टॉक का पूरा पूरा मैनेजमेंट होता है, वो हम करते हैं। बट आपके सिलेबस में है तो ये मैं करवाऊंगा आपको। ये पूरा का पूरा मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये देखा है। अधिकतर जो है ड्यू सोल के सिलेबस में आपको मिल जाएगा, ड्यू के दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके सिलेबस में आपको मिल जाएगा, वो भी यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो ड्यू और ड्यू सोल वाले हैं तो आप बिल्कुल बिंदास करिए। और कोई यूनिवर्सिटी है आपकी तो प्लीज आप एक बार अपने सिलेबस से मैच कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपके सिलेबस के अंदर किसी न किसी यूनिट में ये टॉपिक जरूर दे रखे होंगे। अगर ये है तो आपको यहाँ से कवर करने हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये 3 टॉपिक जो है ये बिल्कुल 1 बाय 1 आएंगे। आज मैं करवाने वाला हूँ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम एक थ्योरी है पूरी, आप पढ़ोगे जाके तो वहां पर थ्योरेटिकल पार्ट आपको ज्यादा मिलता है। बट मैं आपको आज ऐसा बढ़िया और शानदार समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको वो थ्योरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लेक्चर देख के जाओगे और एग्जाम में लिख दोगे बढ़िया। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए वापस से शुरू करते हैं, यही मैंने थंबनेल डाला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलिए वापस से शुरू करते हैं, रीस्टार्ट। तो बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम टॉपिक जरूर है हमारा, लेकिन अब मैं पहले आपको इनकम से बताता हूं, ठीक। तो बिजनेस इनकम से पहले हम इनकम पर आ जाते हैं। तो इनकम मतलब वही प्रॉफिट, आप मोटा मोटी इसको ऐसे समझ सकते हैं। थोड़ा इजी लैंग्वेज साथ साथ में यूज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सर ये कैलकुलेट 2 तरीके से किया जाता है, जिसमें से एक तरीका आप कितनी बार यूज करते हैं, है ना, वो होता है आपका अकाउंटिंग इनकम बोलते हैं। अकाउंटिंग इनकम बोलते हैं, अकाउंटिंग इनकम या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये जो अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं भैया? फाइनल अकाउंट बनाया ना आपने, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। हाँ, वो अलग अलग कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका सोल प्रोपराइटरशिप है या आपका पार्टनरशिप है ना, सोल प्रोपराइटरशिप है या फिर आपका पार्टनरशिप है, तो उस केस के अंदर जो है हम ट्रेडिंग पीनल और बैलेंस शीट बना देते हैं। उस केस के अंदर हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग पीनल और बैलेंस शीट। अच्छे से समझना ये, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीनल अकाउंट बनाते, साथ में बना लेते थे, है ना, और बैलेंस शीट बनाते थे। ये हम फाइनल अकाउंट बनाते थे। और पीनल से हमें मोटा मोटी ट्रेडिंग, पीनल से हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता था। मैं उसी प्रॉफिट की यहाँ पर इनकम की बात कर रहा हूँ। और ट्रेडिंग से जीपी पता चलता था, वो तो आप जानते ही होंगे। और अगर हम करें कंपनी अकाउंट्स, कंपनी की अकाउंटिंग करते थे, तो उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ पीनल और कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से हम बैलेंस शीट भी बनाते थे, है ना। इसमें बैलेंस शीट बहुत आसान होती थी, ऐसे बन जाती थी, है ना। एक तरफ इक्विटी लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स। इसमें बैलेंस शीट ये वाली बनती थी। कुछ याद आया आपको? अगर भूल गए हो तो
इसमें शेयर होल्डर फंड, इधर एसेट्स है ना, फिर शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी, नॉन बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी या करंट एसेट, करंट है ना, वो समझ गए ना आप वो। तो इससे हमें ये पता चलता था, लेकिन ये सब हम बना देते ना तो इसके बहुत सारे बेसिस थी। ये इसके लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से यूज करते थे, हम इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं उसका यूज करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। इन सब के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, और इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के लिए हम ये यूज करते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, जो सीएवी करवाता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। जैसे अभी मैंने आपको AS 10 के बारे में बताया था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सब ये इशू करता है कि भाई लोगों आप जब अकाउंटिंग करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाओ, अकाउंटिंग करो, तो ये वाले अकाउंटिंग सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है। ओके, ठीक है। इसके अलावा डबल अकाउंटिंग सिस्टम तो है ही, तो वो फॉलो करके हम ये सब अकाउंटिंग करते थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अलग अलग कंपनीज या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह वगैरह के लिए, और उससे हमारे पास में अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल के आता था। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब एक और अकाउंटिंग इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा बिजनेस इनकम। अकाउंटिंग इनकम नहीं, अब हम कर रहे हैं बिजनेस इनकम, जो आज हमारा टॉपिक है। अब ये क्या होती है, ये तो हम करते ही हैं, बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग में हमने यही किया है, लेकिन यहां टॉपिक आ गया बिजनेस इनकम का। ये बिजनेस इनकम क्या है तो मैं बताता हूं। देखो, अब ये जो प्रॉफिट आता है ना, ये सब कुछ करने के बाद में हमारे पास मेन यहाँ पर फोकस प्रॉफिट पे रहेगा या इनकम पे रहेगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया या हमारे पास जो इनकम आई, उसके ऊपर क्या लगता है बेटा, उसके ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर इनकम टैक्स लगाएंगे, किसके ऊपर, अकाउंटिंग इनकम के ऊपर या अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर, तो वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। अगर आपको इनकम टैक्स लगाना है ना, तो आपको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिजनेस इनकम वापस से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वापस से ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट सब बनाने पड़ेंगे। कहीं तो हाँ, कहीं तो ना भी। अब इसका आंसर मैं क्या दूं आपको, इनकम टैक्स पढ़ोगे आगे आपके बीकॉम में आएगा ही आएगा, है ना। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, बहुत सारे उस पर कॉमेंट आते हैं, दिल खुश हो जाता है, इतना अच्छा पढ़ाया उसमें मैंने। तो वो जो बिजनेस, मुझे कैसे पता चला मैंने अच्छा पढ़ाया, कमेंट देख के, ठीक है। तो वो जो बिजनेस इनकम होती है ना, वो कैलकुलेट होती है या उसको कैलकुलेट किया जाता है एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो हमारे इंडिया के अंदर अगर आपको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए आपको आना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो 1 अप्रैल 1962 को अप्लाई हो गया था इंडिया के अंदर, जिसके हिसाब से इसके एक्ट के अंदर सारे के सारे इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, और इस एक्ट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, बिजनेस इनकम। तो मोटा मोटी देखा जाए तो बिजनेस इनकम क्या है, बिजनेस इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम कैलकुलेट करना जिसके ऊपर हम टैक्स लगा सके, कौन सा, इनकम टैक्स। ऐसी इनकम कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। और रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इनकम टैक्स कहां लिखे हुए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अलग से हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसे ही हम बोलते हैं बिजनेस इनकम, क्योंकि बिजनेस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, न कि अकाउंटिंग इनकम। तो ये कॉन्सेप्ट गहराई में आपको समझ में आया हो, थोड़ा और इसको टंटोलते हैं। अब ये जो बिजनेस इनकम है, इसके लिए क्या हमें फाइनल अकाउंट वगैरह सारे अच्छे से बनाने पड़ेंगे? नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहां से सिंपल ये प्रॉफिट ले लो, यानी कि आप अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लो। हम यहां पर अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लेते हैं। बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लो या अकाउंटिंग इनकम ले लो। अब इसमें से देखो, प्रॉफिट कब आता है, जब हम बहुत सारे एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, तो एंड में प्रॉफिट आता है। अब हमने यहां पर, अब ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना। अब यहां पर हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो लेस करके प्रॉफिट निकाला है। अब इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं भैया, आपने कुछ जो
एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर दिए, लेकिन उनको हम अलाउ नहीं करते। यानी कि देखो प्रॉफिट कैलकुलेट होता कैसे, इनकम कैलकुलेट होती कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है। भाई ओवरऑल प्रॉफिट ले लो, उसमें से सारे खर्चे लेस कर दो, या आप इनकम ले लो, रेवेन्यू ले लो, उसमें सारे खर्चे लेस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी ऐसे ही निकालते हैं, बिजनेस इनकम के अंदर भी प्रॉफिट ऐसे ही निकालते हैं। या तो आप पूरी रेवेन्यू ले लो और उसके अंदर सारे जो एक्सपेंसेस इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है वो लेस कर दो, और यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है वो लेस कर दो। अब दोनों में फर्क कब आता है, फर्क आता ही आता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको जो अकाउंटिंग इनकम निकालते टाइम हम लेस करते हैं, लेकिन बिजनेस इनकम या टैक्सेबल इनकम निकालते टाइम उसको लेस नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने लेस कर दिए होंगे, इधर हम वापस ऐड कर देंगे। लेकिन मोटा मोटी आपको अगर मैं कंफ्यूज नहीं करूं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वैसे भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, आना नहीं है, आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इनकम जो कैलकुलेट होती है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर आप कह सकते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए, और इन चीजों को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग इनकम निकालते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन इस अकाउंटिंग प्रॉफिट या इनकम के ऊपर अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स लगता है बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, बिजनेस इनकम कैलकुलेट होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप इसको जो है टैक्सेबल, तो आप टैक्सेबल प्रॉफिट या इनकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला है टैक्स। ओके, आया समझ में। अब कई बार क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ और देता हूं, अगर आपका बेसिक थोड़ा सा अच्छा है तो अब जो समझाने वाला हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, जो हमारी अकाउंटिंग इनकम होती है और जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है, जिसको हम बिजनेस इनकम भी बोलते हैं, बिजनेस इनकम भी बोलते हैं, मैं पूरा सही से लिखता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझना। जो हमारी बिजनेस इनकम भी होती है, इन दोनों में कई बार डिफरेंस आ जाता है। इन दोनों में कई बार क्या आ जाता है, डिफरेंस। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी अकाउंटिंग इनकम है, आई है आपके फॉर एग्जांपल के 10 लाख रुपए, और हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो आ गई 12 लाख रुपए, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। हाँ, इस डिफरेंस की वजह से फॉर एग्जांपल के लिए वैसे स्लैब रेट रखती है इनकम टैक्स के अंदर, अगर हम इसके ऊपर टैक्स लगा दें और मान लेते हैं टैक्स रेट है 10% एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो 1 लाख रुपए हमारा टैक्स हो जाएगा। और इसके ऊपर लगाएंगे, अगर बिजनेस की इनकम के ऊपर टैक्स लगा दे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए। तो यहां पर क्या आ गया, आपका टैक्स भी सेम नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या होता है, कई बार डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी जनरेट हो जाती है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नाम सुना होगा आपने, एसेट्स भी हो सकती है, लायबिलिटी भी होती है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जैसे हमने जमा करा दिया यहाँ पर 1 लाख रुपए, क्योंकि बिजनेस इनकम जो है वो अलग से कैलकुलेट होती है, तो वो हमने कैलकुलेट की नहीं, हमने तो अकाउंटिंग इनकम के ऊपर 10% 1 लाख रुपए जमा करा दिए। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमारी कैलकुलेट करी इनकम, तो वहां पर हमारा प्रॉफिट आ रहा 12 लाख रुपए का, और वहां पर टैक्स निकल के आ रहा है 20 लाख का। हमने जमा कराया 1 लाख रुपए का टैक्स, लेकिन बनता है 1,20,000 का, तो 20,000 की हमारी लायबिलिटी की हमें और जमा कराना पड़ेगा, तो ये होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कई बार अगर हम ज्यादा जमा करा दे तो डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाएगी, क्योंकि वो आगे एडजस्ट करनी पड़ेगी। और ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते थे तो वहां पर आती थी, याद है आपको, करंट लायबिलिटी के अंदर और करंट एसेट्स के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट्स, याद है। तो वो यही चीज है। तो अकाउंटिंग इनकम और बिजनेस इनकम में अगर डिफरेंस है और उसके टैक्सेशन में भी डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होती थी। उसका रीजन भी अकाउंटिंग इनकम और बिजनेस इनकम है, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है, और बिजनेस इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से कैलकुलेट। आया समझ में? ओके, ठीक है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स लगता है हमारा, अगर मैं बिजनेस इनकम की बात करूं तो थोड़ा बहुत और आप ध्यान रख सकते हो। इसमें क्या होता है, आपने बिजनेस इनकम या बिजनेस प्रॉफिट यानी कि टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट कर ली, आपने समझ लिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपका टाइप क्या है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप इंडिविजुअल की तरह टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर। कैसे? इंडिविजुअल की तरह। स्लैब रेट दे रखी होती है, आगे इनकम टैक्स पढ़ोगे आप, बड़ा मजा आएगा आपको उसके अंदर, तो वहां पर इंडिविजुअल की तरह लगेगा।
पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें भी लगभग आप इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कंपनीज हैं, ठीक है, तो वहां पर फ्लैट रेट होती है आपके लिए, लगभग 30% होती है इंडियन कंपनी के लिए, 40% जो है फॉरेन कंपनी की होती है। इसके अंदर सेस वगैरह भी, एजुकेशन सेस वगैरह भी जुड़ते हैं। वो एक फर्दर आगे इनकम टैक्स का टॉपिक हो जाएगा, तो वो इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर ही आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर बिजनेस इनकम क्या होती है, अगर आप कोई आपसे पूछ ले तो आप आराम से उसको समझा पाएंगे। बार बार मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में हम या तो येस कर लेंगे या फिर इन्वेंट्री सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।